हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। और अनअकैडमी पर आप मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं दोपहर में 2 बजे, ठीक है, जिसमें मैं आपको 5000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर्स कवर करा रहा हूँ जो कि एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे बेनिफिट आपको तब मिलते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं, कोड यूज करते हैं स्टडी 10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, अभी एसएससी कैटेगरी में एसएससी नॉन टेक्निकल और रेलवे एग्जाम सब्सक्रिप्शन में प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो आप फटाफट स्टडी 10 कोड अप्लाई करिए और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, एग्ज़ाम ये आपका होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको दोस्तों काफ़ी गिफ्ट वाउचर जीतने को मौका मिलेगा। तो आप 25 सितंबर के लिए एनरोल कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स के लिए नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको नोट्स की जो है हार्ड कॉपी मिलेगी, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच और आपका एम बैच और कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज ये 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इन सभी में एनरोल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आप दोस्तों को केवल स्टडी 10 कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे जितने भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे, अपकमिंग जितने भी आने वाले हैं वो भी सारे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उगादी महोत्सव खालिस्तान में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, उगादी पहले अमावस्या के एक दिन बाद और सूर्य के वसंत विष्णु पर आकाशीय भूमध्य रेखा से गुजरने के बाद मनाया जाता है। यह भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन है, जागोई प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक खालिस्तान में है। तो जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों, मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय नहीं होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मणिपुरी नृत्य जिसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह अपने हिंदू वैष्णववाद विषयों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और राधा कृष्ण की प्रेम नृत्य नाटिका रासलीला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में है, यानी कि कहाँ पर, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि वालेस हैरिसन के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था, इस परिसर में दोस्तों 1951 में इसके पूर्ण होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में कार्य किया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्णिम चतुर्भुज किस वर्ष पूरा किया गया था। दोस्तों, ये किस वर्ष में पूरा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2012 में, ठीक है। तो यह आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी पंक्तियां मौजूद है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी पंक्तियां मौजूद है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि रोज कितनी है, तो 1,48,576 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये तो बात हो गई रोज की। अगर कॉलम्स की बात करूं दोस्तों, तो कॉलम्स हैं 16,384। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के सीईओ कौन है।
तो वो इज़ द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति NITI के सीईओ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि होमोस्पेसियन शब्द किसने गढ़ा है? तो ये दोस्तों किसने गढ़ा है? ये गढ़ा है किसने? कार्ल लिनियस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है IPL 2020 में ऑरेंज कप धारक कौन है? ये तो वैसे पुराना हो गया, ठीक है, आएगा भी नहीं क्वेश्चन ये एग्जाम में, बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस पुराने आ जाते हैं। क्वेश्चन है तकलामकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तकलामकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों चाइना में स्थित है। कहाँ पर है? चाइना, चीन इज द राइट आंसर। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र के कारण फांसी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल को किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र के कारण फांसी दी गई थी? 1925 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में 1925 में दोस्तों शामिल थे ये, तो उसमें फांसी दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। गेहूं का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा ट्रिक्टम इज द राइट आंसर। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। तो यह आपको याद रखना है। ये देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गोताबाया राजपक्षे एक श्रीलंका राजनेता और पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जो वर्तमान में 2019 के बाद श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों RBI के गवर्नर, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, इसके बहाने आप लोग कमेंट तो करेंगे और अपना स्कोर भी बताइएगा वीडियो के एंड में कि आपका स्कोर क्या रहा है। 25वें गवर्नर कौन बने थे ये आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खाड़ी प्रशांत और अटलांटिक महासागर में मिलती है? तो देखिए, कौन सी खाड़ी प्रशांत और अटलांटिक महासागर में मिलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। पनामा नहर पनामा में एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा के इस्तेमाल में नहर कटती है और समुद्री व्यापार के लिए एक नाली है। यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इनके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में एक महान पुरस्कार मिला दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। तो 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एल्बर्ट आइंस्टीन को
दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जल्दी से पढ़ के बताएं इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो सही आंसर होने वाला है बिल्कुल बोथ 1 एंड सेकंड, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करने, बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, और यह उपाय महिलाओं को सशक्त करेगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। यही दोनों दोस्तों पॉइंट राइट हैं इस योजना के रिगार्डिंग। क्वेश्चन आता है दोस्तों, सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? वो इज द इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज। दोस्तों, डेनिस एम रीची इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जो कि 1970 के दशक में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डेनिस एम रीची द्वारा बेल विकसित की गई थी। ये आपका याद रखना है, बेल लेबोरेटरी में विकसित की गई थी। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मालंकर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, काफ़ी बढ़िया सेशन होगा और पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दोस्तों संवैधानिक अध्यक्ष होता है, बट जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्योंकि आर्टिकल 53(1) क्या बताता है, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति को भारत की संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए वह भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, लेकिन शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यालय में निहित है, इसलिए भारत में प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। तो जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह संवैधानिक, ठीक है, हेड है और प्रमुख है, और यहाँ पे जो रियल प्रधान है यानी कि वास्तविक प्रधान कौन है, वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग भरता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए दोस्तों निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान सुनिएगा, निर्वाचित सदस्य यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को दोस्तों मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है, आपको बताना है संविधान का अनुच्छेद 60 क्या बताता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 60 जो है वो ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की विधि अपनाई गई है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो विधि है दोस्तों, वह अपनाई गई है यूएसए के संविधान से। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने यूएसए से लिया है। और दोस्तों जो पद है प्रेसिडेंट का, वो भी हमने यूएसए से ही लिया है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? सॉरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को मिनिमम 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए और मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख है। आवश्यक योग्यता में शामिल क्या क्या है, ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि दोस्तों वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसे हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनने के लिए योग्य होना चाहिए। यानी कि जो सदस्य दोस्तों प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त होगा, उसे लोकसभा मेंबर की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन, वो सारी रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेनियोरिटी आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की दोस्तों रिटायरमेंट एज जो है वो कोई नहीं है, नो एज लिमिट है। ये आर्टिकल 56 में दोस्तों बताया गया है, इसको करेक्ट कर लेना, 56 होगा। 56 के भाग 1 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, जो उस तिथि से 5 वर्ष का है जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए प्राप्त होता है। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, आर्टिकल 56 का 1 भाग कहता है, में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, एक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। और के अनुसार उपराष्ट्रपति को संबोधित किसी भी इस्तीफे को लोकसभा अध्यक्ष सूचित किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरा जाएगा कितने दिन के अंदर? तो ये दोस्तों भरा जाएगा 6 महीने के अंदर। यानी कि राष्ट्रपति का जो ऑफिस खाली होगा तो उसको विद इन 6 मंथ दोस्तों भरा जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? जल्दी बताइए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट गलत कर रहे हैं आजकल। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय फॉर पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट? तो पार्लियामेंट में दोस्तों 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और वो भी कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में
जो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे अब उनको नहीं करते हैं, तो राज्यसभा में 12 हो गए, तो अब पूरी पार्लियामेंट में ही 12 नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ना कि डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देश का बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो दोस्तों देश का बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, संघ सरकार के राज्य पत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए क्या होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, संघ सरकार के राज्य पति अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति भारत संघ के कार्यकारी प्रमुख है। भारत के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनमें से अधिकांश के राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यालय से हटा दिया जाता है और उनमें से कुछ राष्ट्रपति के प्राधिकृत कार्यालय में रहते हैं। केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और बर्खास्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? नियुक्ति नहीं की जाती है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत में सभी 3 रक्षा बलों के प्रमुख यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि वे अपने सदस्य में से नवगठित लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये आप लोगों को जरूर एक बार पढ़ लेना है। राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है जल्दी से बताइएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ एडवोकेट जनरल की, तो ये नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने महीने के लिए? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे दोस्तों के.आर. नारायण। ठीक है, के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति भी थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूँ दोस्तों, तो 1997 से 2002 तक इन्हें ये जो है दोस्तों 10वें राष्ट्रपति के रूप में और 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? द स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है। ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। और देखिए इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और वहाँ पे और भी पीडीएफ और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों 2 बार भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया है? बाबू राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब कब दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में नियुक्त हुए थे, फिर 1962 तक दोस्तों बीच में एक बार फिर 1957 में नियुक्त हुए, यानी कि 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये 2 बार राष्ट्रपति बने, एक बार 1950 में, एक बार 1957 में। ठीक है, चलिए दोस्तों एक राधा कृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जबकि के.आर. नारायण समाज के हाशिए के तबके से राष्ट्रपति चुनने जाने वाले पहले उम्मीदवार थे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं दिए।
आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। तो कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। उन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और दो बार लोकसभा अध्यक्ष रहे और वे अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने? कौन पहली बार गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बने थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दोस्तों गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से अनुसार बना रहेगा? राष्ट्रपति की। तो राइट आंसर इस ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति खालिस्तान होता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचित होता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए, तो एस राधाकृष्णन दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, किसी दोषी व्यक्ति को सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। तो ये किसको है दोस्तों? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज बिल्कुल प्रेसिडेंट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण दोस्तों कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची पे। क्वेश्चन आता है कि द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक संबंधित है। तो ये है दोस्तों बिल्कुल राष्ट्रपति का भाषण, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये जरा आप बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाई ड्यूरिंग द टेन्योर? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद इज द राइट आंसर। कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं? तो कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले दोस्तों पहले राष्ट्रपति हैं? तो जाकिर हुसैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों किस हाउस में या फिर किसके द्वारा? तो दोनों हाउस में लगाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन है, सुकोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं? तो सुकोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वेटो शक्तियों में से कौन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा योग्य वेटो नहीं प्रदान की जाती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखिए यार, एक तो आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, तो लाइक जरूर कर दिया करें। और मैं आपको हर मतलब पीडीएफ चेंज करता रहूँगा, तो आपको सेशन पूरा एंड तक देखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द 2011 सेंसस। तो किस राज्य में दोस्तों, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा इज द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जल्दी से बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो मुख्यालय होगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लोधी राजवंश के दूसरे शासक खालिस्तान थे। तो लोधी राजवंश के दूसरे शासक कौन थे दोस्तों, तो ये रहने वाला है बिल्कुल सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी इज द राइट आंसर, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, गूगल के संस्थापक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए और सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। देखिए मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के फाउंडर है, ना कि गूगल के। तो यहाँ पे राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस साल के एशियाई खेलों और जिन्हें जकार्ता पेलम्बिंग 2018 भी कहा जाता है, जकार्ता और पेलम्बिंग के इंडोनेशिया शहर में संपन्न हुआ। यह दूसरी बार था जब जकार्ता ने खालिस्तान के बाद खेलों की मेजबानी की। तो जकार्ता के जो दोस्तों 2018 में खेल हुए थे, है ना, वो आपको बताना है किस ईयर के बाद हुए थे, यानी कि उससे पहले कब हुए थे। तो ये आपके हुए थे 1962 में और फिर हुए थे 2018 में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत रत्न के डिजाइन में पीपल पत्ते के साथ किसका चिन्ह उकेरा गया है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। आपने देखा होगा भारत रत्न में दोस्तों पीपल के पत्ते का जो वो होता है, कुछ ऐसा करके पीपल का पत्ता होता है भाई, ठीक है, बिल्कुल भी ड्राइंग अच्छी नहीं है। और इसमें जो है सूर्य का बीच में जो है वो बना होता है। तो राइट आंसर इज सी, सूर्य हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उड़ीसा विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तो किस आर्टिकल के तहत, जरा आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे जो सही आंसर होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उड़ीसा विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो आर्टिकल 169 यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हेमंत कुमार पांडे इज द राइट आंसर, तो यह आपको याद रखना है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस को दोस्तों मनाया जाता है किस तारीख को, 8 मई को, ठीक है। थैलेसीमिया दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मई को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे सिचुएटेड एट, बिल्कुल सही आंसर किया है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, टर्मिनस होगा सॉरी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दशक की आईसीसी पुरुष T20 और ओडीआई टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो MS धोनी हो जाएगा। सही उत्तर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया किताब के लेखक कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, मार्क टूली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नो फुल स्टॉप इन इंडिया किताब के लेखक हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल परिवहन के संबंध में सबसे व्यस्त रेलखंड खालिस्तान है। तो माल परिवहन के संबंध में सबसे व्यस्त रेलखंड दोस्तों कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोलकाता चेन्नई सेक्शन, यानी कि सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। देखिए भारतीय फिल्म गोल्ड ने सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनकर इतिहास बनाया है। रीमा कांगी निर्देशक स्पोर्ट्स फिल्म गोल्ड दोस्तों 1948 लंदन ओलंपिक में भारत की प्रतिष्ठित जीत की एक कहानी बताई गई है गोल्ड फिल्म में। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान की राजकुमारी से विवाह करने हेतु बंबई को ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था। तो किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने हेतु मुंबई के ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में के रूप में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, शिलालेखों में किस शासक को देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अशोक मौर्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने 2020 तक मंगल मिशन होप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल यूएई संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात मंगल मिशन होप लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे 2020 में लॉन्च करने की उम्मीद थी दोस्तों, और लॉन्च होने पर यह किसी भी अरब का मुस्लिम देश द्वारा मंगल ग्रह पर पहला मिशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल शासक ने खालिस्तान पर शासन किया था। तो चोल शासक ने दोस्तों तमिलनाडु पर शासन किया था, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे चोल राजवंश विजाल्य द्वारा स्थापित एक तमिल राजवंश था। उनकी राजधानी दोस्तों शहरों ताजवनऊर और गायकोंडा चोलापुर में थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सा देश कॉमनवेल्थ परिवार का 54वां सदस्य बना? तो 54वां सदस्य बना था दोस्तों मालदीव, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बंबई उच्च न्यायालय का एक बेंच निम्न स्थानों में से कहां पर नहीं है? बंबई उच्च न्यायालय का एक बेंच दोस्तों कहां पर स्थित नहीं है? तो इन चारों में से दोस्तों पुणे में स्थित नहीं है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, बंबई हाईकोर्ट दोस्तों भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, और यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अधिकार क्षेत्र में दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। ध्यान से सुन लीजिएगा, महाराष्ट्र को पूरा कवर कर रहा है, साथ में गोवा को भी, साथ में दमन एंड दीव को भी, और साथ में दादर नागर हवेली को भी। और इस प्रकार से इस पे कई क्वेश्चन बन चुके हैं पहले से भी, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बिल्कुल दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में, आप लोग जानते ही हैं।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जो कि पहले से नहीं थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है दोस्तों वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन भारतीय नेता मोहनदास गांधी द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था दोस्तों, और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नस्लीय समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण उपकरण था ये। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया था? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों डिजाइन किया गया था जॉर्ज विटेट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की मुंबई की यात्रा के स्मारक के लिए एक विजयी मेहराब के रूप में बनाया गया था। तो ये जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कोलकाता सत्र की अध्यक्षता की थी। कौन से सत्र की दोस्तों? कोलकाता सत्र की। किस वर्ष में? 1917 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन दोस्तों राम वी सुतार ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्र कार्यकर्ता वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। यह आप लोग सभी जानते हैं। यह भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह सरदार पटेल की जन्म की 143वीं वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये चीज़ें भी आप लोगों को पता ही होगी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कुली के लेखक कौन हैं? तो कुली के लेखक दोस्तों हैं मुकुल राज आनंद, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुली 1936 में 1936 में पहली बार प्रकाशित मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है। ठीक है, और यह आपको जरूर याद रखना है। यह पुस्तक दोस्तों भारत के ब्रिटिश शासन और भारत की जातीय व्यवस्था के लिए बेहद आलोचनात्मक है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चार मीनार बनवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। यह आपको याद रखना है। कब बनवाया गया था? 1591 में। यह आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में बनवाया गया। एक विशाल मेहराब है ये, और जो शहर में प्लेग की समाप्ति के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, शहर में प्लेग जो बीमारी थी दोस्तों उस समय उसके समाप्त होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है, और चार मीनार दोस्तों मीनारों के साथ एक प्रभावशाली चौकोर स्मारक है ये तो आप लोग देख के फोटो में देख सकते हैं, है ना। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था?
तो पहली बार दोस्तों जो संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1951 में हुआ था, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, संशोधन का औपचारिक शीर्षक संविधान यानी कि प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 में स्थानांतरित किया और 18 जून 1951 में संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी की वाव का रूपांकन किस नोट पर मौजूद है? तो रानी की वाव का दोस्तों जो रूपांकन है वो 100 रुपये के नोट पे है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज, बैरोमीटर में सामान्यतः किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बैरोमीटर में दोस्तों किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो मरकरी का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? तो एक मानक द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 0, यानी कि 0 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो पहले दोस्तों यहाँ पे भारतीय जिनको फिजिक्स में नोबेल मिला था उनका नाम है सीवी रमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। कब मिला था दोस्तों इनको? 1930 में मिला था। ठीक है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ग्लूकोज, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अंतिम उत्पाद दोस्तों ग्लाइकोज, फैक्टो और ग्लैक्टोज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा नापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपच्यून ग्रह किसके द्वारा खोजा गया था? नेपच्यून ग्रह दोस्तों गैली द्वारा खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा राज्य वंशधारा जल विवाद में शामिल है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राज्य है वो इन्वॉल्व है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों गोदावरी के बीच एक महत्वपूर्ण नदी वंशधारा बहती है, तो उसके ऊपर विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं था? तो यहां पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों अहमदाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अंग्रेजों के अधीन शहर कपास उद्योग का विकास हुआ और 20वीं शताब्दी का अहमदाबाद एक आधुनिक औद्योगिक शहर बन गया। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो था 1917 के प्लेग बोनस के सवाल पर फरवरी मार्च 1918 में गुजरात मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। गांधी को अहमदाबाद के अनुसाय बेग साराबाई और उनके भाई थे साराबाई करके कुछ नाम है उनका, अंबालाल साराबाई करके शायद, जो कि मिल मालिक थे और मिल मालिकों के कारण मिल के अमीर मिल मालिक द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये आप कुछ ऐसा ही था सिस्टम, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अजेंद्र बहादुर सिंह को भारतीय नौसेना के किस कमांड को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी नौसेना कमान, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है,
क्वेश्चन आता है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। घटना सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस प्लेयर के लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनित्य दत्ता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ कमेटी सीआईएससी के अध्यक्ष प्रमुखों के लिए एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के नवनियुक्त उप प्रमुख का नाम बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार जैन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, पहले प्रधानमंत्री जो रेलवे मंत्री भी रहे थे, तो पहले प्रधानमंत्री जो रेलवे मंत्री भी रहे थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रबल अनुयायियों में से कौन है? तो जैन धर्म के प्रबल अनुयायियों में से दोस्तों ये सभी है, ऑल दी अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमपी के लोकसभा सीटें कितनी है? हाउ मेनी लोकसभा सीट इन एमपी? एमपी में दोस्तों लोकसभा सीटें हैं 29, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों खो खो में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खो खो की दोस्तों, तो खो खो महाराष्ट्र भारत में आविष्कार किया गया एक लोकप्रिय टैग गेम है। दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए एक और टैग गेम आता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में 2 सबसे लोकप्रिय पारंपरिक टैग के खेलों में से एक है। दूसरा दोस्तों कबड्डी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 1761 हो जाएगा। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के उत्तर में पानीपत में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी की हमलावर अफगान सेना के बीच हुई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 2022 एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो एएफसी दोस्तों क्या है? ये है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, और इसकी जो मेजबानी होगी दोस्तों वह आपकी होने वाली है भारत में, इंडिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये एएफसी का दोस्तों जो संस्करण होगा महिला एशियाई कप का, तो एएफसी महिला एशियाई कप का ये 20वां संस्करण होगा, जो एशिया में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, और जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ में महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसकी मेजबानी अब की बार भारत करेगा। यह आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में, तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है, लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ओम बिरला एक भारतीय राजनीतिज्ञ है, और जो लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं, वे राजस्थान में कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य भी हैं दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? वॉर एंड पीस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लियो टोल्स्टॉय, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वॉर एंड पीस रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय का एक उपन्यास है, जिसे 1869 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसे टोल्स्टॉय की बेहतरीन साहित्यिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है, और यह विश्व साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित
काली बनी हुई है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने महाजनपद है दोस्तों? तो भारत में दोस्तों कितने महाजनपद है? ये 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। देखिए महाजनपद दोस्तों जो है, जो महाजनपद है वो 16 राज्यों का या कुलीन गणराज्य थे, जो उत्तरी शहर भारत में दूसरी सैकरण अवधि के दौरान छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मौजूद थे। ये मतलब था होगा, सॉरी यहाँ पे है लिखा है। और वे जैन धर्म के एक सूत्र के अनुयायी थे। 16 महाजनपद, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद किस वर्ष में पहली लोकसभा का गठन किया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, 1952 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1952 में, है ना, भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। पहली लोकसभा 5 वर्ष के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई थी। इस लोकसभा का पहला सत्र दोस्तों 13 मई 1952 को शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, डेबिट कार्ड के सामने के भाग पर कितने अंक होते हैं? तो देखिए डेबिट कार्ड के सामने के अंक जो होते हैं दोस्तों वो 16 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए डेबिट कार्ड एक भुगतान कार्ड है, ये आप सभी लोग जानते हैं। डेबिट कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड से, है ना, और पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, जो किसी उपभोक्ता की चेकिंग खाते से यानी कि सेविंग खाते से सीधे खरीद के लिए भुगतान कर सकता है, पैसे कटवा सकता है। डेबिट कार्ड के सामने के हिस्से में 16 अंक होते हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले 6 अंक की, तो दोस्तों पहले 6 अंक इसमें पहचान संख्या होती है और 10 जो अंक बाकी के बचे हैं वो धारक का यूनिक खाता संख्या होती है। ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, यानी कि पहले 6 जो होते हैं वो बैंक के लिए होते हैं और 10 अंक होते हैं हमारा खाता नंबर उसमें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था? दोस्तों ये भेजा गया था, बिल्कुल राइट आंसर इज मार्स, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है। क्यूरियोसिटी एक कार के आकार का मार्स रोवर है, जिसे नासा के मार्स साइंटिस्ट लेबोरेटरी मिशन के हिस्से के रूप में गेल क्रेटर का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि 16 नवंबर 2011 को दोस्तों कैंप कैनवेरल से क्यूरियोसिटी शुरू की गई थी और 6 अगस्त 2012 को गेल के अंदर पर उतारा गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिओड्रेंट में एंटी सर्पिरेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ये यूज किया जाता है एल्युमिनियम का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशरफ गानी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए अशरफ गानी किस देश के राष्ट्रपति थे, सॉरी ये यहाँ पे था कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अशरफ गानी दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे दोस्तों? 1919 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे ज्यादा बार केंद्र बजट दोस्तों पेश किया है मोरारजी देसाई ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इन्होंने 8 वार्षिक और 2 अंतरिम बजट के साथ मोरारजी देसाई वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने अब तक अधिकतम बजट पेश किए हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वह आपका हो जाएगा आर्टिकल
43। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, रा डे सेकेंड होगा ये। परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये जो दोस्तों मिसाइल है ये लॉन्च की गई थी, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये एक पाकिस्तान की लंबी दूर की परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल है, और जो कि 23 मार्च 2017 को पहली बार सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान दिवस सैन्य परेड का अनावरण किया था, उसमें ये पेश की गई थी। इसकी जो रेंज है इस मिसाइल की वो 550 किलोमीटर है। कई बार एग्जाम में आ जाता है रेंज, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, विश्व जल दिवस हर साल खालिस्तान पर मनाया जाता है दोस्तों, तो जल्दी से आंसर बताइए। विश्व जल दिवस खालिस्तान पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को, यानी सॉरी 22 मार्च को। ठीक है, तो 22 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व जल दिवस एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र का पालन दिवस है, जो मीठे पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है और मीठे पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंध की वकालत करने के लिए इस दिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोगों को बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ESPN की महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल PV सिंधु ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिकॉक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, पावो क्रिस्टेटस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय मोर दोस्तों, जिसे आम मोर भी कहा जाता है, वो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और एक मोर प्रजाति है ये। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पावो के क्रिस्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर किया है, असम में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी उत्तर भारतीय राज्य असम में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसके पास भारतीय वन सींग वाले गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है दोस्तों। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो जल्दी से आंसर बताइए, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने 12 अप्रैल 1895 को की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। तो यह आपको याद रखना है। तो गाइस देखिए, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक है ना, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने 12 अप्रैल 1895 में की थी। 12 अप्रैल 1895 में की थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट, और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है,
बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।